नमस्कार। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कुछ दिनों में नया साल आने वाला है और नए साल की तैयारी में खूब पिकनिक मनाने के लिए मन तो खूब कर रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये ओमिक्रॉन नाम की एक बला आ गई है। लेकिन आप ये बताइए तो कि जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, जिसमें जिस तरह की भीड़ जुटती है, उसे देखकर क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन जो है वो भारत में कदम रख चुका है? नहीं लगता ना। बहुत कुछ हमें दिखता है लेकिन वो हमें लगता नहीं। क्यों नहीं लगता बताइए तो? लगता इसलिए नहीं क्योंकि हम उसे नजरअंदाज करते हैं। कोरोना को लेकर सावधान रहिए और ज्यादा भीड़ में मत भागिए, इत्मीनान से काम करिए। आज हम थोड़ा डिफरेंट बात करने के मूड में हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टर दीदी की ओर से आप सभी को नमस्कार। तो बात हम जब करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि कई लोगों को पचती नहीं है। दिक्कत ही यही है कि हम पीछे मुड़कर या यूं कहें कि अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। समस्या है लेकिन हम समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम जानते हैं कि ऑनर किलिंग है, ठीक है, लेकिन हम इस समस्या को समस्या मानेंगे ही नहीं, बल्कि क्लीन चिट दे देंगे कि उस लड़की ने ही ऐसा किया था, क्या गलत किया, उसके घर वालों ने, कोई भी ऐसा ही करेगा। आप देख लीजिएगा, मैं जितने भी ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ही मानसिकता के हैं और आपके आसपास ही हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, अगर क्या प्रताड़ना का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप किसी को सीधे मार डालिए तभी अपराध माना जाएगा? जो लोग रोज दिल कर करके मारते हैं उनके अपराधों का क्या? और एक चीज, हमारे भारत में बात परिवार की होती है। जितनी ढकोसलेबाजी होती है और जितने व्रत त्योहार या जो कुछ भी है, आपको क्या होगा कि परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोट अनकोट मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत में परिवार की परिभाषा क्या है? ठीक है, लग गया ना झटका? आगे अभी रुकिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्यों पूछ रही हूं बताइए तो? क्योंकि परिवार में जब भी बात होती है उत्पीड़न की, तो जो भी मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ना मिलती है अपने भाई बहनों से या आसपास, वो प्रताड़ना में गिनी ही नहीं जाती है। और बात हम जब भारत में परिवार की करते हैं तो एक बहुत बड़ा परिदृश्य हमारे सामने होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, चाचा, मामा, काका, बुआ, मौसी, फलाने ठिकाने, ये सारे सब कुछ होते हैं। जितनी भी शादियां होती हैं आप देखते होंगे कि इसमें खूब समारोह में सब जुड़ते हैं और ऐसा लगता है कि एकदम हैप्पी फैमिली है। लेकिन क्या सचमुच हैप्पी फैमिली है? क्या सचमुच परिवार में हर एक परिवार को यूं कहें कि उसके सदस्य को, खासकर लड़कियों को, उनका अधिकार मिलता है? और क्या भारतीय न्याय व्यवस्था में लड़कियों को अधिकार दिलाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं, गंभीरता से प्रयास किए गए हैं, या हाई कोर्ट ने एक लिख कर दे दिया कि बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना बेटों का, और वो कागज में आप पोस्टर में देखिए, समानता सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या घर के फैसलों में लड़कियों की भागीदारी होती है? नहीं होती है। अधिकतर फैसले घर के बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से लेते हैं और लड़कियों को तब पता चलता है जब वो उस फैसले की चपेट में आती है
और उनसे वो प्रभावित होती है। अब सीधा प्रश्न, लड़कियां क्या रबर स्टैंप होती हैं या घर के छोटे बच्चे रबर स्टैंप होते हैं? जिस लोकतंत्र की बात हम देश में करते हैं वो लोकतंत्र हमारे परिवारों में क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उस पर प्रश्न क्यों नहीं उठते हैं? स्थिति यह है कि घर का जो भी मालिक है, घर का जो भी मालिक है, उसकी चलती इतनी चलती है कि सब उसकी छांव में दब जाते हैं। वो अपनी मनमानी करता है, अपने हिसाब से नियम बनाता है, उलटता है, पलटता है और कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। चूंकि वो आर्थिक रूप से ज्यादा वो कर रहा है तो उसे जैसे अधिकार मिल जाता है कि वो उसके बात परिवार में होती है तो बात साथ रहने की होती है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय परिवारों में साथ नाम की कोई चीज नहीं होती है। घर के बाकी सदस्य मालिक के गुलाम हो जाते हैं और ये मालिक भी रातों रात बदल सकता है। बताइए कैसे? वो ऐसे कि निर्भर करता है कि घर का जो भी सदस्य है, विशेषकर अगर वो लड़का है, तो माएँ भी उनकी तरफदारी करती हैं, उनके गुनाहों को नजरअंदाज करती हैं और जो उन पर सवाल उठाता है, जो प्रश्न उठाता है, उसको कहा जाता है भोजपुरी में ऊपर पड़। हम लोगों ने तो न जाने कितनी बार ये शब्द सुना है। जो माँ अपने बेटों के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनती है, वो अपनी बेटियों को न जाने कितनी बार गालियां देती है, ये कहते हुए कि उसने उनका घर बर्बाद किया। मैं पूछती हूँ कि भारतीय कानून व्यवस्था में इस तरह की रोक लगाने के लिए, इस तरह की सोच पर रोक लगाने के लिए क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है उन लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो निर्भर हैं? उनकी बात कौन सुनाता है या कौन सुनता है या कौन कहता है? आज मैं आपको झटके पे झटका दे रही हूं क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न उठा रही हूं कि हो सकता है कि आपको इनकी आदत ना हो। जब हमारे परिवारों में बात हिस्सेदारी की होती है तो हम मान लेते हैं कि हक हिस्सा तो सिर्फ लड़कों का होता है, लड़कियों का तो कुछ होता ही नहीं है। बट यू शुड अंडरस्टैंड, गर्ल्स आर नॉट रबर स्टैम्प। हमारी अभिव्यक्ति, हमारी इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि हमने आपको ये अधिकार दे दिया है कि आप हमारे फैसले अपनी तरफ से करें और हमारे जीवन को प्रभावित करें। सवाल है कि ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? जरूरी है कि स्टैंड कड़ा लिया जाए और ऐसे लोगों के मामले जब समाज के सामने आते हैं तो जो समाज दहेज हत्या को लेकर या इस तरह को लेकर ससुराल वालों के प्रति एक कठोर रवैया और जो जरूरी रवैया अपनाता है, तो जो भाई बहन किसी के आसपास हो और उसे परेशान कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उनके लिए कोई दंड क्यों नहीं है? उनको किसी प्रकार की भावनात्मक छूट का फायदा क्यों मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। जरूरी पड़े तो कानूनी कदम उठाइए। भारत में बात परिवार की होती जरूर है, लेकिन जो अवधारणा है वो अपने हिसाब से चलती है। यानी सिद्धांत तो भारतीय है, लेकिन लागू करने का तरीका है वो पूरी तरह पश्चिमी है। यानी मैं, बीबी और मेरा बच्चा। भारतीय परिवारों में जितने भी भाई बहन हैं, मैं भाई बहनों की ही बात कर रही हूं क्योंकि भाई बहनों में कोई बात करने वाला नहीं है और इस बारे में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो अपने भाई बहनों से ही त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। भारतीय परिवारों में एक योजना चलती है, जैसे भारत सरकार एक योजना चलाती है ना, सर्व शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान या ग्रामीण रोजगार नियम, वैसे ही भारतीय परिवारों में भी एक योजना निकलती है। क्या बताइए? तो मैं बहुत तल्ख हो रही हूं,
लेकिन तल्ख होने का वाजिब कारण है। वो योजना है श्रीमान और श्रीमती सशक्तिकरण योजना। इसका मतलब यह है कि घूम फिर के जितनी भी ताकत है, वो जो भी घर के बड़े लोग हैं, जो खासतौर से अगर कोई बड़ा भाई है, तो वो अपने बीवी बच्चों को, श्रीमती जी को आगे बढ़ाने में खर्च करता है, और अगर बहन हुई तो वो अपने श्रीमान को आगे बढ़ाने में खर्च करती है। होता यह है कि दोनों भाई बहनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बीच पिसता है वो जो कि आगे बढ़ना चाहता है और जिसके खिलाफ खुलकर षड्यंत्र किए जाते हैं, और वो जानता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं हो सकता है, उसका राज्य यूं ही अबाधित होकर चलेगा, क्योंकि घर के बड़े तो उसका साथ दे रहे हैं। मैं भारतीय कानून के जानकारों से कहना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई धारा है जो इस तरह के शोषण से, इस तरह की प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए? क्या किसी प्रकार की कानूनी सहायता उसे मिल सकती है, जिसके पास लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए ना तो कोई मार्गदर्शन हो और ना कोई ऐसा कोई वित्तीय बैकअप हो? क्योंकि घर में जितने पैसों वाली बात होती है, जितने अधिकारों वाली बात होती है, जितने भी आर्थिक मसलों वाली बात होती है, उसमें उस पीड़ित व्यक्ति को ऐसे निकालकर फेंका जाता है जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। और सच मानिए उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। हम लोग भुक्तभोगी हैं। हर वो लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह औरंगाबाद में हुआ कि भाई ने बहन का गला काट कर, और बड़ी शान से उसकी माँ और भाई दोनों इस जुर्म में शामिल थे। लेकिन प्रताड़ना का मतलब हत्या नहीं है, सिर्फ हत्या नहीं है, हत्या तो चरम पर है, लेकिन इसके अलावा जो वंचित करके जो मानसिक प्रताड़ित करते हैं, यानी परिवार का एक वर्ग तो सारी सुख सुविधाएं ले रहा है, जम के खर्चे कर रहा है, और दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसके पास अपनी रोज की चलाने के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं। सवाल यह है कि इस विषमता को लेकर क्या भारतीय समाज में किसी प्रकार की जागरूक सोच है? क्या भारतीय कानून इसके लिए कुछ कर रहा है? क्यों हम लोगों ने घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट तक सीमित कर दिया है? इस तरह की जो मानसिक और वाचिक प्रताड़ना है, या कि आपको अलग थलग कर दिया जाता है, और ये एक प्रकार का अलगाववाद या विच्छेदवाद है। ये मानसिक प्रताड़ना से भी घनघोर प्रताड़ना, और उससे भी बड़ा पाप ये है कि जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी है वो व्यक्ति तमाशा देख रहा है, और इसके बाद आप उस पीड़ित व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो एक सकारात्मक सोच रखकर उस परिवार की अवधारणा को आगे बढ़ाए। मेरा सीधा प्रश्न कानून वालों से तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद आपको कानूनी कदम उठाने पड़ते हैं, और जिसने कदम उठाया आपने उसे खलनायक बना दिया। आपने घूम कर नहीं देखा कि वो व्यक्ति गुजरे हुए सालों में किस मानसिक परेशानी से, किस प्रताड़ना से गुजरा है, उसका जीवन कैसे गुजरा है, जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उनके प्रति दंड की क्या अवस्था है, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को नींद कैसे आती है? शर्म नहीं आती आपको? आखिर कोई व्यक्ति इतना बेशर्म हो कैसे सकता है? लेकिन होता है, ये तो हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि मेरे सामने कई उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि वो जिन भाई बहनों के साथ पला बढ़ा, अपने सुख दुख बांटे, उतना दुख अपना उसको दिया, हर प्रकार की मदद ली, और एक ही बार आप शादी होने के बाद अपने सारे भाई बहनों को दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बांग्ला में बोलो, लज्जा करे ना? आप खुद को मनुष्य की श्रेणी में गिनते हैं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे है, ये आखिर सम्मान बढ़ता कैसे है? आपके परिवार का कोई सदस्य जो कि एक समय आपसे जुड़ा था, जो आपसे
रहता है आपके साथ। अगर बहनें हैं तो बहनें आपको राखी बांधती आ रही हैं। आज अपने परिवार के नाम पर, जो कि आपके लिए परिवार की परिभाषा आप, आपके श्रीमती जी और आपके बच्चे हैं, आप उसके लिए उन संबंधों को दबा रहे हैं, उन संबंधों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, जिन्होंने उस समय आपके लिए आवाज उठाई जब आप कुछ भी नहीं थे और आप खुद को दयालु समझते हैं। आखिर कोई व्यक्ति इतना गिर कैसे सकता है? महाभारत में दुर्योधन भी दुशासन के साथ हमेशा रहा और दुशासन जब मरा तो दुर्योधन को बहुत दुख हुआ था। लेकिन ये कौन सा उदाहरण है और ये कौन सा परिवारवाद है और ये कौन सी एक भावनात्मक और रिश्तों से संबंधित एक विचारधारा है? इस पे बात होनी चाहिए। मेरी समझ में चीजें नहीं आती और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ना तो भारतीय साहित्य बात करता है, ना कानून इस पे खुलकर बात करता है, ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों के लिए कोई सजा है। और सबसे बड़ी बात, 55-56 साल की उम्र में या 45-48 साल की उम्र में कोई खुद से 10-15 साल व्यक्ति जो छोटा है, जिसके साथ वो पला है, बड़ा है, खाना छीनकर खाया, उसको जिंदगी भर दबाता है, और वो उसके साथ इतनी गलतियां करने के बाद भी मानता है कि उसमें बड़प्पन है। ऐसे लोग जी कैसे लेते हैं? अपने ही छोटे भाई बहनों से धोखा देके और उनके अधिकारों से उनको वंचित करके लोग जीते कैसे हैं? सांस कैसे लेते हैं आप? नींद कैसे आती है? शर्म नहीं आती? आईना देखने से आपको डर नहीं लगता? आखिर कितनी मोटी चमड़ी है रे भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपको पता होगा तो आप बताइए, और आप भी ऐसे ही किसी आसपास के अपनों से ही प्रताड़ित हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम चाहेंगे कि जिस प्रकार दहेज हिंसा के खिलाफ कानून बना या इस तरह के कानून बने, उसी तरह छोटे भाई बहनों के अधिकारों की रक्षा के लिए या जो भी घर में जो शोषित है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भी भारतीय कानून आगे आए और एक कानूनी मदद उसे मिले। अगर हमसे संभव हुआ तो हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन कानून तो बहुत दूर की बात है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की चीजें हो। अपनी आत्मा में एक बार झुककर झांक कर देखिएगा कि आप किस हद तक गिरे हुए इंसान हैं, जो कि उन लोगों को शोषित कर रहे हैं, उन लोगों से धोखा दे रहे हैं जो कभी आप पर निर्भर थे या आप उन पर निर्भर थे। परिवार का मतलब श्रीमती या श्रीमान सशक्तिकरण योजना नहीं होता। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की संकुचित अवधारणा के लिए आप अगर अपने भाई बहनों से धोखा देते हैं और आप समझते हैं कि आप बहुत महान हैं, तो आपसे अधिक गिरा हुआ इंसान ब्रैकेट में कोई नहीं है। और यकीन मानिए, जब अंतिम दिन होंगे ना, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं बदुआ नहीं दे रही हूं, बदुआ देना हमारी आदत नहीं है, ये सावधान कर रही हूं, क्योंकि यही धरती है। हो सकता है कि आज आपकी मनमानी चल भी जाए, लेकिन ईश्वर सब देखता है और उसके न्याय विधान में हर कोई एक समान है। शोषित को वो सम्मान दिलाता है, उसका अधिकार दिलाता है, तो शोषकों की जिंदगी नर्क से भी बदतर कर देता है। यकीन ना हो
तो महाभारत भी देख लीजिए और जितने भी हमारे इतिहास हैं पलट कर देखिए, पाप का दंड सबको मिलता है। मैंने ये कुंठा नहीं निकाली। अब मेरी भाषा के प्रवाह से आपको लग रहा होगा मैंने एक ऐसी गंभीर समस्या की ओर आज आपका ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है जिसका उल्लेख कहीं नहीं होता, जिसमें बात ही नहीं होती। हमारे समाज में, हमारी स्थिति में इतना सामान्य मान लिया गया है कि छोटे भाई बहनों को प्रताड़ित करना या जिसके पास अधिकार है वो प्रताड़ित करना या कभी भी निकाल देगा या आपको अपने बीवी बच्चों की सहायता से इतना प्रताड़ित करेगा। मैं पूछती हूँ कि कॉर्पोरेट में और ऐसे परिवार में अंतर क्या है? अगर आपको षड्यंत्र का ही शिकार होना है तो कॉर्पोरेट कौन सी बुरी जगह है? कॉर्पोरेट तो यूं ही बदनाम है। तो एक बार सोचिएगा। और मेरा सवाल वही, लज्जा करे ना, नींद कैसे आती है? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे ये अनुभव जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस तरह के लोगों पर रोक लगे, कहीं से भी रोक लगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार में सृजनात्मकता बची रहे। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद शायद हमारे बीच और समय तक रहते, लेकिन उनके परिवार के छल ने उनकी उम्र कम कर दी। तो परिवार का छल का दूसरा नाम है, हमें तो ये लगता है। लेकिन बात रिपोर्टर दीदी आज यही समाप्त करती है, लज्जा करे ना। नमस्कार।